जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश में अब तक हम जान चुके हैं कि किस तरीके से जाति जो है वो कई तरीके की चीजों को होने से रोकती है। ये श्रमिकों का विभाजन करती है, ये समाज का विभाजन करती है, यहाँ तक कि ये एक राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र बनने में भी रोड़ा अटकाती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करेंगे कि उनके हिसाब से समाज क्या होना चाहिए और लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या होती है। तो चलिए, 14th टॉपिक है मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित समाज। 14.1 मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप में से कुछ लोग जाति द्वारा उत्पन्न विषादपूर्ण स्थितियों की इस थकाऊ कथा को सुनते सुनते ऊब गए होंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग जाति व्यवस्था के पोषक रहे हैं और उसके फेवर में ही सारे तर्क देते हैं, उनको क्यों अच्छा लगेगा इसको सुनना। इस कथा में नया कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अब समस्या के रचनात्मक पक्ष की ओर मुड़ूंगा। अगर आप जाति को नहीं चाहते तो आपका आदर्श समाज क्या है? यह प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाना अवश्यम भावी है। बिल्कुल सही बात है कि यदि जाति का विनाश हो जाए और जातियां टूट जाएं तो उसके बाद कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जिसे हम अपनाना चाहेंगे या जो हमारे सामने होगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूंगा मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित हो, और क्यों ना हो। 14.2 भ्रातृत्व पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। एक आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिए, वह ऐसे माध्यमों से भरा हुआ होना चाहिए जो एक हिस्से में होने वाले परिवर्तन को दूसरे हिस्सों में ले जाने में सक्षम हो। कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ चुनिंदा हाथों में ना होकर सबके पास उसका बेनिफिट पहुंचे। एक आदर्श समाज में बहुत सारे हित होने चाहिए जिसका सचेत रूप में संप्रेषण होगा और जिन्हें सभी के द्वारा साझा किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। साहचर्य की अन्य विधियों के साथ संपर्क के विभिन्न प्रकार के और स्वतंत्र बिंदु होने चाहिए। दूसरे शब्दों में सामाजिक अंतराभिसरण अनिवार्य है। भ्रातृत्व यही है जिसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र सिर्फ शासन संचालित करने की एक शैली नहीं है, बुनियादी रूप से यह एक सम्मिलित जीवन जीने को की संयुक्त रूप से संप्रेषित अनुभव की एक विधि है। सारतः यह है कि अपने साथ रहने वालों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना। तो यह है लोकतंत्र की असली परिभाषा कि एक ही राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ समान रूप से न्याय हो और उनका समान रूप से आदर हो। 14.3 स्वतंत्रता को लेकर कोई आपत्ति? क्वेश्चन मार्क। आपकी इच्छानुसार आने जाने की स्वतंत्रता के अर्थ में जीवित रहने और अंगहीन किए बगैर जीवित रहने के अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता के प्रति शायद ही किसी को कोई आपत्ति हो। संपत्ति, औजार और कच्चा माल रखने, जो जीविका कमाने, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता पर किसी को आपत्ति नहीं है। तब आप किसी व्यक्ति को उसकी अपनी शक्तियों का प्रभावशाली और सक्षम उपयोग कर उसे लाभान्वित होने की स्वतंत्रता को क्यों नहीं देना चाहते? जाति के समर्थक जो जीवित रहेंगे, अंगहीन न किए जाने और संपत्ति रखने के अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता की अनुमति देंगे। इस अर्थ में स्वतंत्रता की जहां तक इसका संबंध अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, अनुमति देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होंगे। जाति के विनाश की बात जब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं तब वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात जो है बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी कि जाति क्यों टूटनी चाहिए, और यदि यही सामाजिक ढांचा है एक धर्म विशेष का, वो ही टूट जाएगा तो उसका आधार क्या और रह जाएगा। 14.4 लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता पर आपत्ति करना दासता को जारी रखना है। दासता सिर्फ पराधीनता का विधि सम्मत बनाया हुआ रूप नहीं है, यह समाज का एक ऐसा चरण है जिसमें कुछ लोग दूसरों को वह दिशा स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं जो उनके आचरण को नियंत्रित करती है। यह स्थिति
वहां भी पाई जाती है जहां कानूनी अर्थ में दास्तां नाम की कोई चीज नहीं है। ये वहां भी पाई जाती है जहां, जैसे उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था में कुछ लोगों को ऐसे व्यवसायों में बने रहना पड़ता है जो उन्होंने खुद नहीं चुने हैं, कि मतलब जन्म के आधार पर आपकी जाति डिसाइड हो जाती है और उसी के आधार पर आपके जो वंशानुगत काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले काम, वो आपके लिए सुनिश्चित कर दिए जाते हैं कि इससे अलग हटके आप कुछ और नहीं कर सकते। तो जो दासता है, दिमागी गुलामी जिसे बोला जाता है, हमने राहुल सांकृत्यायन जी की पढ़ी भी थी और उसमें इन सब चीजों की भी खासी चर्चा थी कि दिमागी गुलामी से मुक्ति ही दासता से असली मुक्ति है। और इसमें तो आप हमारे सांसदों को भी देख सकते हैं, कहने को तो वो हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन मानसिक गुलामी वो भी रूढ़ियों की ही करते हैं। 14.5 समानता पर कोई आपत्ति फ्रांसीसी क्रांति के नारे का ये सर्वाधिक विवादास्पद हिस्सा है। अब आखिर फ्रांसीसी क्रांति क्या है, नीचे फुटनोट में दी हुई है, उसको मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। ये नाम हमने अक्सर सुना है, जो इतिहास के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी जानते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। इस क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और समता के सिद्धांत को विश्वव्यापी परिघटना बना दिया। अंबेडकर अपने आदर्श समाज की नींव स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मानते थे। उनका कहना था कि आदर्श समाज का जीवन इन्हीं तीन तत्वों में से संचालित होगा। यह अलग बात है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को बुद्ध की परंपरा से वे जोड़ते थे। तो आगे कैरी ऑन करते हैं। समानता पर आपत्तियां तार्किक हो सकती हैं और यह तो स्वीकार्य करना ही होगा कि सब मनुष्य समान नहीं होते, लेकिन इससे क्या, समानता एक काल्पनिक वस्तु हो सकती है, लेकिन फिर भी नियंत्रक सिद्धांत तो इसी से बनाना होगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि समाज जो है वो समान नहीं है और सभी व्यक्ति जो है वो समान नहीं है, तो समानता की जो वो डेफिनेशन दे रहे हैं वो सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं कि सामाजिक तौर पर सब लोग समान नहीं है, लेकिन फिर भी सबको एक छतरी के नीचे लाना पड़ेगा समानता की। किसी आदमी की शक्ति इन चीजों पर निर्भर है। पहली, शारीरिक आनुवंशिकता। दूसरी, सामाजिक विरासत या निधि, जैसे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान का संचयन, यानी हर वह चीज जो उसे औसत से ज्यादा दक्ष बनाती है। और अंत में तीसरा, उसका अपना प्रयत्न। तो वह तीन चीजें सामने रख रहे हैं। एक तो ये जो शारीरिक आनुवंशिकता हो, जो शारीरिक तौर पर हृष्ट पुष्ट हो। दूसरा, ऐसा समाज का तबका जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्न रहा है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास वस्त्र है, जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा है। और तीसरा, एक ऐसा तबका जो अपना खुद का एफर्ट लगाता है आगे आने के लिए, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है। इन तीनों मामलों में मनुष्य की स्थिति असंदिग्ध रूप से समान नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है, चूंकि वे असमान हैं, इसलिए क्या हम उनके साथ असमान व्यवहार करेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर समानता के विरोधियों को देना होगा। तो वे बात कर रहे हैं कि समाज जो है, जो सिस्टम है समाज में, जो सोसाइटी में है, वो समान नहीं होता सबके लिए। इसकी चर्चा जाति के जितने भी पहले कारण हैं उसमें हम कर चुके हैं। और यदि आपको वो फिल्म याद हो आरक्षण, जिसमें सैफ अली खान और प्रतीक बब्बर का लंबा सीन है एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए, उसमें सैफ अली खान भी ये कहते हैं कि बराबरी करेंगे, मेरिट का जवाब मेरिट से देंगे, लेकिन लकीर भी एक बराबर खींचनी चाहिए। आप लोग भी आए और जो शारीरिक श्रम हम करते हैं, जिस फैसिलिटी के बिना हम लोग जो है मुकाबला करते हैं, पहले उस परिस्थिति में खुद को रख कर देखिए, उसके बाद मेरिट का राग अलापिए। तो बहुत से लोगों ने वो सीन देखा होगा और अक्सर इस सीन की क्लिपिंग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहती है। तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो है वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग समान नहीं होते।
यदि समानता का अधिकार करना है तो एक बराबर की लकीर खींचनी होगी। अब उसके आगे आरक्षण के ऊपर भी वे बात कर रहे हैं। 14.6 एक व्यक्तिवादी के नजरिए से जहां तक मनुष्य असमान हैं, उनके साथ असमान व्यवहार करना उचित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंदर निहित शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए जितना संभव है उतना प्रोत्साहन देना वांछित हो सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब पहली दो श्रेणियों के असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ये स्वतः स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों में से वे भी दौड़ की प्रतिद्वंदिता में विजय हासिल कर सकते हैं जो जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यावसायिक संपर्क और विरासत में मिली दौलत से लाभान्वित हैं। तो दलितों के बच्चे, शूद्राति शूद्रों के बच्चे, बहुजन बच्चे, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। क्यों पिछड़ जाते हैं हर चीज में? क्योंकि उनके पास वो विरासत नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत बनाते हैं वो अपने एफर्ट से बनाते हैं और वो भी उसमें भी उनको बहुत ज्यादा डीमोरलाइज किया जाता है जगह जगह पर। उसके बावजूद वो बढ़िया करके आगे आ रहे हैं, तो ये तारीफ की बात है। लेकिन इन परिस्थितियों में होने वाला चयन योग्यता के आधार पर किया गया चयन नहीं होगा। ये चयन विशेषाधिकार के आधार पर किया गया चयन होगा, जिस कारण से ये आवश्यक है कि तीसरी श्रेणी जिसका जिक्र ऊपर के पैराग्राफ में किया गया है, हमें मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। उसी कारण से ये भी आवश्यक है कि प्रथम और दूसरी श्रेणी में हमें मनुष्यों के साथ जितना ज्यादा संभव हो उतनी समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब इसका नीचे पूरा ब्यौरा फुटनोट में दिया हुआ है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर कौन सी समानता और असमानता की बात कर रहे हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए क्योंकि फुटनोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त दो अनुच्छेदों 14.5 और 14.6 में अंबेडकर मनुष्यों के बीच समानता के सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं और प्रथमतः इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई को भी सामने रख रहे हैं कि समाज का एक हिस्सा विशेषाधिकार संपन्न स्थितियों में होता है जबकि एक हिस्सा उन विशेषाधिकारों से वंचित होता है। तो समाज बहुत असमान है और ये सभी समाजों में बात होती है। किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार का पहला आधार शारीरिक आनुवंशिकता हो सकती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आनुवंशिक तौर पर सशक्त हो और कोई कमजोर हो। इसी तरह से किसी व्यक्ति को विरासत के रूप में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है जो उसे उन लोगों की तुलना में विशेषाधिकार स्थिति में डाल देता है जिन्हें विरासत में बहुत कम या कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक बच्चा मुंह में जो है वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है और एक बच्चा बिल्कुल भूख लेकर पैदा होता है जिसके माँ बाप के पास उसको देने के लिए खाना तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन कर रहे हैं। यही क्या कम हिम्मत और हौसले की बात होती है? जब आनुवंशिक तौर पर और विरासत के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की प्रतियोगिता इससे वंचित व्यक्तियों में होती है तो ये बेमेल मुकाबला होता है। ये स्वाभाविक है कि विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति प्रतियोगिता में विजयी होगा। जिनके पास पढ़ाई लिखाई की विरासत है, जिनके पास महंगी बुक्स खरीदने के पैसे हैं, जिनके पास ट्यूशंस लगाने के पैसे हैं, जिनके पास बढ़िया कॉलेजों में पढ़ने का पैसा है। ऐसी बात नहीं है कि सब मेरिट लेकर अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो मोटी फीस लेकर आपको डिग्रियां दे देते हैं। तो मेरिट का राग जो लोग अलापते हैं वो जरा अपने गिरेबान में झांके पहले। इसलिए अंबेडकर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों और वंचितों के बीच सकारात्मक भेदभाव की वकालत करते हैं कि भेदभाव जो है बना हुआ है और उसी के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। समानता का अधिकार देने में भी भेदभाव होना चाहिए क्योंकि हम दो असमान चीजों को समान रूप से रख रहे हैं। इसी सकारात्मक भेदभाव का एक रूप आरक्षण है। तो आरक्षण क्या है? वो खैरात नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो लोग भी सोसाइटी में अच्छा कर सकें जो संसाधन विहीन हैं।
तो आरक्षण खैरात नहीं है, आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और खैरात ही अगर आप मानते हैं तो 10% खैरात तो आप भी ले रहे हैं, जबकि पूरे संसाधनों पर आपका कब्जा है उसके बावजूद भी। क्या ये बेईमानी नहीं है? हम सभी जानते हैं कि भारत में सवर्ण जातियों को विरासत में कमोबेश सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक जरूरतें हैं, जबकि शूद्रों, अतिशूद्रों, विद इन ब्रैकेट ओबीसी, दलित, आदिवासी सभी इसमें शामिल हैं, को उन सभी चीजों से वंचित किया गया जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। इन्हीं वंचित समुदायों के लिए सकारात्मक भेदभाव की पैरवी अंबेडकर करते रहे हैं। इसे वे किसी भी तरीके से समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं मानते थे, इसीलिए इसके उलट वे इसे समानता कायम करने की दिशा में उठाया गया कदम मानते थे। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण बेकार की चीज है, वो इन सब चीजों को जरा पढ़ लें, समझ लें कि आखिर में आरक्षण है क्या। एक तरफ ऐसा तबका है जिसके हाथ में सब कुछ है और एक तरफ ऐसा है जिसके हाथ खाली हैं, और उसमें आप मेरिट की बात करते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, ट्यूशंस नहीं लगा सकते हैं, आपकी तरह मोटी फीस देकर झूठ मूठ की प्राइवेट डिग्रियां नहीं वो बटोर सकते हैं। उनके पास अगर कुछ है तो उनकी अपनी हिम्मत। इसी हिम्मत से घबराकर लंबे अरसे तक शिक्षा से वंचित किया गया। तो मेरिट से कौन घबराता है, ये अपने आप साबित हो जाता है। 14.7 इसके विपरीत तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों से अधिकतम प्राप्त करना अच्छा है, तो यह अधिकतम वह तभी प्राप्त कर सकता है जब वह दौड़ की प्रतिद्वंदिता शुरू होने से ठीक पहले ही सभी को जहां तक संभव हो सके समान बनाए। यह एक कारण हुआ कि हम समानता से पलायन नहीं कर सकते, इसलिए हमें समानता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कारण भी है, तो सब लोगों को समान बनाया जाए। ठीक है, हमारे पिताजी को भी आरक्षण से ही नौकरी मिली, रतन जी के बाबूजी भी आरक्षण से ही नौकरी में आए, उन्होंने सभी अपने बच्चों को पढ़ाया और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तब हम समानता की बात कर रहे हैं। हमारा बच्चा मेरिट में कंपीट करके सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके लिए 2 पीढ़ी पीछे काम किया गया है, शिक्षा पाई गई है, नौकरी की गई है, और एक जो सामाजिक समझ होती है उसको खोला गया है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। तो आरक्षण इसीलिए जरूरी है और उसको पूरी तरीके से लागू करना और भी जरूरी है, यदि आप कंपटीशन से नहीं घबराते तो। राजनेता का सरोकार बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है। इसके पास न तो इतना समय होता है, न इतनी जानकारी कि वे प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यकता और योग्यता के अनुसार उसका अलग अलग मूल्यांकन कर उसके साथ न्याय कर सके। मनुष्यों के साथ न्याय युक्त व्यवहार करना कितना ही अभिलषित या तर्कसंगत हो, मानवता का पृथक्करण या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनेता को किसी न किसी मोटे और तैयारशुदा नियम का पालन करना ही होता है, और वह मोटा और तैयारशुदा नियम यह है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसलिए नहीं कि वे एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए कि मानवता का पृथक्करण और वर्गीकरण असंभव है। लेकिन न्याय भी पाना आजकल बहुत मुश्किल है। न्याय भी जाति देखकर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो आजकल का आहत भावनाएं प्रकरण है। एक को पूरी प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है और बाकी सबकी धरपकड़ होकर उनको जेलों में ठूसा गया है। बेशक बाइज्जत बरी होकर वे वापस आ गए, लेकिन ये कोई समानता नहीं है किसी भी तरह की। समानता के सिद्धांत में ये एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि है, लेकिन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकमात्र तरीका यही है जिसका अनुकरण कोई राजनेता अपनी राजनीति में कर सकता है, जो एक निष्ठुर रूप से व्यवहारिक मामला है और जो एक निष्ठुर रूप से व्यवहारिक कसौटी की मांग करता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण आरक्षण बहुत लोग बोलते रहते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको आप जो मैंने फिल्म बताई
उससे कंपेयर कर सकते हैं। वही सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर यहां पर रख रहे हैं कि लकीर एक बराबर नहीं है तो मेरिट एक बराबर क्यों मांग रहे हैं आप। और जो लोग मेरिट का राग अलाप रहे हैं कि शूद्राति शूद्र में या बहुजन समाज में मेरिट की कमी है, उनके पास तो हर चीज की कमी है। आप संसाधन पे सब कब्जा कर रखा है और एक लंबे समय से शिक्षा से दूर रखा है इंटेंशनली, क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें मेरिट की कमी नहीं है। यदि वे कंपीट करने में आए तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को स्प्रेड करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।